नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था हमने कि आज जो है, आज कितनी तारीख है, आज 25 फरवरी है। तो आज हमारी जीएस की क्लास होगी। ठीक है, जीएस की आज हमारी दूसरी क्लास होगी। एक क्लास आपको हम दे चुके हैं इसमें, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वहाँ उस क्लास को याद कर लिए होंगे। और अब आगे की बात करते हैं। आगे आपको क्या पढ़ाएंगे, तो आगे पढ़ाने से पहले जो लोग हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो फर्स्ट बार हमारे चैनल पर हैं, वो लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि उनको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। ठीक है। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमने सब्सक्राइब कर लिया है तब भी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो उन लोगों को बताना चाहेंगे, जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है ऑल का, सबसे ऊपर ऑल होगा, तो आप उसको जब ऑन करेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर टच करेंगे, तभी आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। अब हम आपको क्लास में ले चलते हैं। क्लास में चलने से पहले आप लोग हमारी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि लाइव वाचिंग और ज़्यादा आ सके। ठीक है। और चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं। और आप लोग इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। ठीक है। सूर्य ग्रहण क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, और चंद्र ग्रहण क्या कब कैसे होता है। ठीक है। बात करें चंद्र ग्रहण की। ठीक है। चंद्र ग्रहण की बात करें, चंद्र ग्रहण की बात अगर करें तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण कब किस अवस्था में होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। यहाँ पे हमने आपको पीडीएफ में भी बताया है, देखिए यहाँ पे जो है, पेंसिल का जो कलर चेंज करें जिससे कि आप लोग आसानी से समझ सकें। देखो चंद्र ग्रहण सबसे पहले हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है चंद्र ग्रहण किस अवस्था में पड़ता है। उसमें ऑप्शन दिया होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, या जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता है। ऐसे चार आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आप जो ऑप्शन है वो सही करेंगे। ठीक है। चंद्र ग्रहण वाला क्या ऑप्शन सही होगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तब चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है। चंद्र ग्रहण लगता है मतलब क्या होगा, चंद्र ग्रहण लगना क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगना ये होता है जैसे चंद्रमा पर रोशनी थोड़ी कम जा पाती है। अगर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी बहुत तरीके के होते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, आंशिक चंद्र ग्रहण होता है, ये सारे चंद्र ग्रहण आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल ये पढ़ने की आवश्यकता है कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब होते हैं तो किस अवस्था में होते हैं। ठीक है। सूर्य ग्रहण और अब चंद्र ग्रहण की अवस्था केवल पूछी जाती है, तो अवस्था आप लोग को याद ही हो गई होगी। अब जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। यहाँ से सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी सीधी यहाँ पे चंद्रमा पर पड़ती हैं, जिससे कि चंद्रमा बीच में ही होता है। अब सीधी सीधी किरणें चंद्रमा पर पड़ेंगी तो पृथ्वी पर वैसे ही अंधेरा हो जाता है। तो आप लोग देखते होंगे जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़े, जब बिल्कुल बीच में चंद्रमा आ जाए, तो पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है दिन में ही। ठीक है। पृथ्वी पर दिन में ही अंधेरा हो जाता है। ठीक। और अब ये बात करें चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, तो पूर्णिमा की रात को पड़ता है, और जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन में पड़ता है। ठीक है। ये बात आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है, जो सूर्य ग्रहण के समय यूवी रेज बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती हैं। ठीक है। इसीलिए आपको गांव में जब आपके मम्मी पापा कहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो उसका रीज़न वो कुछ और बताते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट लोग हैं वो इसका रीज़न ये बताते हैं कि उस समय जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, मतलब जो हानिकारक किरणें होती हैं हम लोगों के लिए, उस समय बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती हैं, इसलिए हमें उस समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है। जो गांव में लोग ऐसे कहते हैं तो उनका भी कहने का रीज़न होता है। ठीक है। तो गांव के जो आपके लोग हैं, आपसे बड़े लोग, उनकी भी बात आपको माननी चाहिए, वो भी कुछ ना कुछ सोच समझ के ही आपको ये सब कुछ बताते हैं। ठीक है। तो
अब उनका बताने का रीज़न कुछ और होता है, लेकिन रीज़न होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे जो है एक फिगर आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, ये फिगर हमने आपको फर्स्ट क्लास में भी बनाया था। फर्स्ट क्लास में भी आपको ये फिगर हमने बनाया था। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको बताया था दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, यहाँ पे 23.5 डिग्री जब उत्तर में है, यहाँ पे उत्तर और लिख देंगे। ठीक है, उत्तर, यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर जो है वो कर्क रेखा है और दक्षिण में जो है वो मकर रेखा है। ठीक है, अब 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक सर्किल है। आपसे पूछा जाएगा अंटार्कटिक सर्किल कितने अक्षांश पर है, तो कितने पर है, 66.5 डिग्री। ठीक, 66.5 डिग्री से काम नहीं चलेगा, 66.5 डिग्री दक्षिण पूरा बोलना पड़ेगा। ठीक है, और 66.5 डिग्री उत्तर में क्या है, तो आर्कटिक सर्किल। ठीक, आर्कटिक सर्किल। ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब आगे जो पॉइंट हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद करने हैं। ठीक है, जो हम आपको बताते चले यहाँ से वो आपको याद करने हैं। ठीक, ये जो पॉइंट लिखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो 181 होती है। ठीक है, कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है। ठीक है, अब 0 डिग्री देशांतर जो देखा होती है उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, तो ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं, ये जो सब क्वेश्चन हैं इस पेज में, वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर। दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर। और ध्रुवों पर दिन और रातें 6 महीने की होती हैं, मतलब 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। ठीक है, अब 0 डिग्री जो रेखा होती है उसको क्या क्या कहते हैं, एक तो ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, और एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हम अब आपको पढ़ा रहे हैं महाद्वीप। टोटल महाद्वीप कितने हैं, टोटल महाद्वीप 7 हैं। ठीक है, टोटल महाद्वीप 7 हैं। हम आपको बड़े से छोटे के क्रम में बता रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारी चीज़ें आपको याद करनी है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज की क्लास ख़त्म होने के बाद आपका 5 से 6%, 5 से 6 नहीं, 5 से 10% तक कोर्स जो है इसका जीएस का फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं आगे कितनी क्लास और मिलेंगी, उसमें आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग कोर्स के लिए परेशान नहीं हो। ठीक है, कोर्स के लिए परेशान नहीं होंगे, टाइम पर्याप्त है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन रोज़ पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन रोज़ पढ़ेंगे। ठीक है, महाद्वीप आप लोगों ने लिख लिए होंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है, यहाँ पे हमने आपको लिख दिया है ना बड़े से छोटे क्रम में। तो सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है। सबसे छोटा कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, एशिया से छोटा अफ्रीका, अफ्रीका से छोटा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से छोटा क्या होता है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से छोटा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से छोटा यूरोप, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अब महासागर के बारे में पढ़ते हैं। महासागर टोटल कितने होते हैं, तो टोटल महासागर 5 होते हैं। ठीक है, टोटल महासागर जो हैं वो 5 होते हैं। ठीक, 5 में सबसे बड़ा और गहरा महासागर, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, BHU में पूछा गया क्वेश्चन है, और यूपी कैडेट में ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2017 यूपी कैडेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे, सबसे बड़ा एवं गहरा। अगर सबसे बड़ा पूछे तब भी प्रशांत महासागर, और गहरा पूछे तब भी प्रशांत महासागर। ठीक है, दूसरा होता है अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, ये सबसे छोटा और सबसे उथला होता है। ठीक है, और पांचवा जो होता है वो दक्षिणी महासागर। ठीक है, आगे बात करते हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। कितने पड़ोसी देश हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, और उनकी राजधानी क्या क्या है वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 9 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, सबसे पहला होता है बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। दूसरा चीन, चीन की राजधानी बीजिंग। तीसरा पाकिस्तान, इसकी राजधानी इस्लामाबाद। अफगानिस्तान, इसकी राजधानी काबुल। नेपाल, इसकी राजधानी काठमांडू। म्यांमार की राजधानी नायपीडा। भूटान की थिम्पू। श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरा, और मालदीव की माले। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी अभी शायद जल्द ही कोई बदल दी गई है। अगर बदल दी गई होगी हम क्लियर करके आपको अगले लेक्चर में बता देंगे, अगर बदल दी गई होगी। ठीक है, वैसे राजधानी इसकी यही थी अभी तक। अभी हम आपको अगले लेक्चर में, अगर इसमें डाउट लग रहा है, अगले लेक्चर में आपका डाउट जो है वो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग ये सभी सारी चीज़ें याद करेंगे। ठीक है, अब जो मालदीव और श्रीलंका है, ठीक है, मालदीव और श्रीलंका जो भारत है वो मालदीव और श्रीलंका के बीच
समुद्री सीमा साझा करता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है भारत किन देशों के बीच समुद्री सीमा साझा करता है, तो आपको ऑप्शन में या मालदीव मिलेगा या श्रीलंका मिलेगा या दोनों मिलेंगे, तो आप अपने हिसाब से उसमें टिक कर देंगे। आगे बात करते हैं इंडिया के बारे में, थोड़ी बहुत बात करते हैं। इंडिया की स्थिति क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर अभी हमने आपको पीछे पढ़ाया था, यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था, देखो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। उत्तरी गोलार्ध कौन सा है, 0 डिग्री से ऊपर वाला उत्तरी है। ठीक है, और नीचे वाला 0 डिग्री से दक्षिणी है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब यहाँ पे। ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात क्या करते हैं, तो जो भारत की आकृति होती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत में जो सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, क्वेश्चन आता है तो हिंदी भाषा। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होती है, तो गोंड होती है। गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये कहाँ पे निवास करती है, तो एमपी में निवास करती है। ठीक है, एमपी में ये निवास करती है। ठीक, अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं आपके जीएस में, क्वेश्चन जो हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो 7वां स्थान है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। पूरा याद करेंगे आप लोग। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी विस्तार कितना है, तो 38 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ठीक है, पूर्वी देशांतर यहाँ पे और लिखेंगे आप लोग, पूर्वी देशांतर। ठीक है, इतना भारत का देशांतरी विस्तार है। अब ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद करने वाली हैं। ठीक है, याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन फंसेंगे। अगर आप लोग याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चन तो इसी में से आना है। आप लोग याद करेंगे तो क्वेश्चन लगा लेंगे, नहीं अगर याद करेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग साथ के साथ याद करते चलिए। ठीक है, साथ के साथ आप लोग याद करते चलिए। भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार कैसे कितना है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पूरब से पश्चिम में और उत्तर से दक्षिण में कितना विस्तार है, तो 2933 और 3214 किलोमीटर। ठीक, अब बात करते हैं भारत का जो है सबसे पूर्वी छोर कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी छोर कौन सा है, तो केबिदु। ये केबिद कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है, गुहार मोती या गौहर माता या सरकरीब इसे बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे है भारत का पश्चिमी छोर, तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, भारत का पश्चिमी छोर जो है वो गुजरात में पड़ता है। ठीक, और भारत का उत्तरी छोर कौन सा है, तो इंदिरा कौल, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को और क्या कहते हैं, तो पिग्मेलियन पॉइंट। ये कहाँ पे पड़ता है, तो निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई और तटीय भाग की कुल लंबाई। तो स्थलीय सीमा की 15,200 किलोमीटर और तटीय भाग की 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। और आगे बात करते हैं, आगे बात इसमें करते हैं, तो ये भारत के जो मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी होती है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी होती है, तो 6100 किलोमीटर। आप लोग ऐसा का ऐसा याद कर लेंगे। ठीक है, आप लोग अगर जो है 1 जुलाई से पढ़ेंगे हमसे, तो वहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें मैप के द्वारा बता दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पास टाइम कम है, इसलिए आपको ज़्यादा जो नॉलेज मैप की नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपको केवल यहाँ पे फैक्ट दे रहे हैं। ठीक है, जो हमारा 1 जुलाई से बैच स्टार्ट होगा फुल ईयर वालों का, 1 जुलाई के लगभग ही होगा, तो उसमें हम आपको पूरा अच्छे तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो तब आपको पूरा मैप के द्वारा पढ़ाया जाएगा ज्योग्राफी वगैरह, तो तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी केवल आप लोग याद करिए, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है। आप लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम भी देने हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम भी देने हैं, और जो है इसकी तैयारी भी करनी है। तो आप लोग इम्पोर्टेंट पढ़िए केवल, और बाकी का आप लोग अभी इतना ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो दक्षिणतम बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर। ठीक है, केवल याद करेंगे। जिस किसी को भी समझना होगा वो हमसे कमेंट करेंगे, तो उनके लिए हम टाइम निकाल के अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जिसको समझनी होंगी, वैसे समझने की अभी कोई आवश्यकता आप लोगों को है नहीं, क्योंकि आप लोग केवल यूपी कैडेट का एग्ज़ाम देंगे, उसमें समझने वाली चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, उसको केवल याद करना है, आपको रटना है। ठीक है,
आप लोगों के पास 2-3 महीने ही तो हैं, तो आप लोग उसको कब तक समझेंगे, इसलिए आपको समझाया नहीं जा रहा है अभी। ठीक है, 1 जुलाई के आसपास आपका बैच शुरू होगा फुल ईयर वालों का, उसमें बिल्कुल अच्छे तरह से समझाया जाएगा। यहाँ पे केवल आपको मैटर मिल रहा है और उसको याद करवाया जा रहा है, तो आप लोग केवल उसको याद करते रहिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार आ चुका है। ठीक है, 3 बार आ चुका है, गुजरात है। ठीक, इसको याद करेंगे। और अगला पॉइंट क्या है, जो भारत की मानक समय रेखा है, ठीक है, और ग्रीनविच समय रेखा है, ठीक है, इसमें कितना अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, या 82.5 डिग्री का अंतर है। ठीक, मतलब भारतीय मानक समय रेखा तथा ग्रीनविच समय रेखा में कितना अंतर है, तो कितना है, 5.5 घंटे या 82.5 डिग्री। अगर हम आपको इसी में समझाने लगें तो कम से कम 5-10 मिनट में 10 मिनट कम से कम लग जाएंगे इसी चीज़ को। भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच समय रेखा कहाँ पे स्थित है, ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको बताने लगें तो आपका बहुत टाइम खिंच जाएगा। ठीक है, हम चाहते हैं आप लोग अपने बोर्ड की तैयारी भी अच्छे से करते चलें और साथ साथ ये भी पढ़ते चलें, इसलिए आपको केवल फैक्चुअल नॉलेज दी जा रही है। ठीक है, और इसको पढ़ने में आपको कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, आप लोग केवल इसको याद करते रहिए। अब आपको 2-3 चीज़ें और बताई जाएंगी, उसके बाद क्लास ओवर करते हैं। ये जो भारत की मानक समय रेखा है वो कहाँ से निकलती है, तो इलाहाबाद से। ठीक है, इलाहाबाद का एक नैनी जगह है, वहाँ से भारत की मानक समय रेखा निकलती है। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, भारत के समुद्र तटों से सटे राज्य, भारत के समुद्र तटों से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं। तो आप लोग इसमें मैप में भी देख पा रहे हैं, आपके लिए थोड़ा छोटा सा मैप भी बना दिया हमने। ये समुद्र की सीमा से कौन कौन सटे हुए हैं, सबसे पहले गुजरात है। ठीक है, गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, ठीक, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और इसके बाद उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। ये सारी की सारी लोकेशन यहीं पे है सबकी, जहाँ पे आपको दिया गया है वहीं पे इनकी लोकेशन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है भारत में समुद्री तटों से सटा राज्य कौन सा है, इसमें से आपको एक ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा। ठीक है, अगर ये नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा भारत में इनमें से कौन सा राज्य समुद्र तटों से नहीं लगा है, तो 3 ऑप्शन ये दे देगा, एक कोई और दे देगा, तो वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ और लिखेंगे यहाँ पे, बस आपकी क्लास जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक, जो भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है तो कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है, तो टोटल 8 राज्यों से होकर निकलती है। वो राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये सारे के सारे ये राज्य हैं। ठीक, ये आप लोग याद करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम आपको इसकी ट्रिक भी बता देंगे, तब तक बना के, अभी हमने इसकी ट्रिक कोई बनाई नहीं है, अगले लेक्चर में आपको ट्रिक बता देंगे इसकी बना के। ठीक है, वैसे आप लोग ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे, ट्रिक वाला ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ऐसा ज़्यादा दिन चल जाता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही याद करने की कोशिश करेंगे, मेरे हिसाब से ट्रिक वाला ज़्यादा दिन नहीं चलता है, सबका अपना अपना अलग अलग अंदाज होता है पढ़ने का, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को छूने वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी है। ठीक है, क्वेश्चन है, अब ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में कराए जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप लोग यहाँ कर लीजिए, लेकिन अगले लेक्चर में आपको और बाकी के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो गोवा है, और न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए, और चैनल सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।